हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के वाई पीसीएस क्लासेज में। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कला संस्कृति की क्लासेज। तो दोस्तों, हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी उनमें राजस्थान कला संस्कृति की जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें से हमने आभूषण करवा दिए थे, और चित्रकला स्टार्ट की थी उसमें से हमने मेवाड़ करवा दिया था। उसके बाद हमने मारवाड़ करवाया। मारवाड़ में हमने देखे था, जोधपुर से देखी, बीकानेर देखी, और उसके बाद हमने किशनगढ़, अजमेर और नागौर जैसलमेर से ली चित्रकला देखी थी। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला में, उस वो है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली दोस्तों, हम सेकेंड साइज चल रहे हैं। ढूंढाड़ चित्र शैली। ढूंढाड़ चित्र शैली दोस्तों, हमने चित्रकला का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो मेवाड़ देखा था उसमें हमने देखा था उदयपुर देखा था। उसके बाद में हम नाथद्वारा और चावंड और देवगढ़ देखा था। उसके बाद में हमने जो मारवाड़ चित्रशैली का स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था दोस्तों, उसमें हमने जोधपुर शैली देखी, उसमें बीकानेर देखी, उसमें किशनगढ़ देखी, अजमेर देखी, नागौर देखी और जैसलमेर देखी। इसके साथ ही हमने कौन कौन से प्रमुख चित्र थे, कौन कौन से शासक हुए, इनके काल में कितना विकास हुआ, प्रमुख चित्रकार कौन थे, ये सब हमने डिटेल से जानकारी ली। तो दोस्तों, हमारा जो अब आगे का टॉपिक है चित्रकला में वो है ढूंढाड़ चित्रशैली। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ चित्रशैली में कौन कौन से चित्र हुए, कौन कौन से चित्रकार हुए, कौन से शासक हुए, कहाँ कितना विकास हुआ, इनका कौन से क्षेत्र में ढूंढाड़ शैली फैली हुई है। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो क्लासेस चल रही है राजस्थान के जो आरएस का सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, साथ ही पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा दोस्तों जो मतलब इन सिलेबस से हट के हो। दोस्तों, सिलेबस को बिल्कुल डिटेल से एनालिसिस करने के बाद ये क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो आपको जितना हो सके वो अपने कॉपी में पेन और हाथ से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। दोस्तों, जो भी हमारे नोट्स है वो इस प्रकार होने चाहिए कि ताकि हम बाद में पढ़े तो वो हमारे आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे वैसे अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाने हैं। उसके बाद उसके कारण ये है कि आपका जो कंटेंट है वो मेरे साथ साथ ही तैयार होता रहेगा। दोस्तों, ये गारंटी है कि इससे क्वेश्चन शायद ही बाहर नहीं जाएगा। 99% जो पढ़ा रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आने की संभावना होगी, ये आप हमारे गारंटी। दोस्तों, जो भी पढ़ाया है वो एकदम बिल्कुल एनालिसिस करके पढ़ाया गया है, जितना हो सके गहराई में पढ़ाया गया है। और जो भी पढ़ाएंगे वो सब गहराई में उतर के ही पढ़ाएंगे दोस्तों। ये नहीं कि ऊपर का बेस वेस पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। चाहे आप किसी भी बुक से मिलान कर लेना, जो भी पढ़ाया है वो, और जो पहले वाले प्रीवियस के जो क्वेश्चन है और जो आने वाले क्वेश्चन है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो जो भी आए हैं वो इन टॉपिक में से आए हैं जो पढ़ाया है। आप मिलान करके देख लेना दोस्तों। तो आने वाले जो क्वेश्चन है उनकी भी संभावना है कि इससे शायद ही ये बाहर जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो ढूंढाड़ से लेकर जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ढूंढाड़ चित्रशैली में कौन कौन सी चित्रशैलियां आती है। जिस प्रकार हमने देखा था कि मारवाड़ में आती है, कौन कौन सी आती है, जोधपुर आती है, बीकानेर आती है, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और जैसलमेर आती है। और हमने मेवाड़ में देखा था कौन कौन सी आती है, उदयपुर, नाथद्वारा और चावंड और देवगढ़ आती है। तो इसके बाद हम ढूंढाड़ में देखेंगे कौन कौन सी चित्रशैलियां आती है। तो इसमें दोस्तों जो चित्रशैलियां का समावेशन है वो है सबसे पहले अजमेर। अजमेर चित्रशैली या फिर अजमेर शैली। अजमेर शैली। उसके बाद में जयपुर। जयपुर शैली। अजमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और उनियारा शैली। अजमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, अलवर शैली, अजमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली और कौन सी आएगी, उनियारा शैली। उनियारा शैली। तो दोस्तों, ये जो शैलियां है इनका समावेश है ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी है, अजमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और उनियारा शैली। तो दोस्तों, हम जो ये शैलियां हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और जितना हो सके उतना हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
कि इनके बारे में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से शासक हुए हैं, कितना विकास हुआ है, कौन कौन से चित्र हैं और कौन कौन से चित्रकार है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अजमेर शैली। सबसे पहले पढ़ेंगे अजमेर शैली। अजमेर शैली, अजमेर शैली। दोस्तों अजमेर शैली के बारे में पढ़ेंगे कि इसका विकास किसके काल में हुआ और कौन कौन से चित्र हुए, कौन के चित्रकार हुए, तो इसके बारे में, अजमेर शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अजमेर शैली का जो स्वतंत्र विकास हुआ वो किनके काल में हुआ? राजा मानसिंह के काल में। राजा मानसिंह, इनके काल में क्या हुआ? स्वतंत्र विकास। इस शैली का स्वतंत्र विकास हुआ, यानी इस शैली का क्या हुआ? स्वतंत्र विकास हुआ। किनके काल में? राजा मानसिंह के काल में। और चित्रित ग्रंथ था वो कौन सा था? तो इनके काल में इस शैली में जो चित्रित ग्रंथ था वो कौन सा था? इस शैली में चित्रित ग्रंथ कौन सा था? यशोधरा। तो ग्रंथ का क्या नाम था? यशोधरा। और दूसरा कौन सा था? रज्जबनामा। रज्जबनामा। तो दोस्तों ये दो ग्रंथ हुए किनके काल में? अजमेर शैली में दो ग्रंथ हुए किनके काल में? राजा मानसिंह के काल में। कौन कौन से? यशोधरा और रज्जबनामा। और इनके काल में क्या हुआ? अजमेर शैली का स्वतंत्र विकास हुआ। अब इनके बाद में कौन से शासक आए जिनके काल में इस शैली का विकास हुआ? तो मिर्जा राजा मानसिंह। कौन से आए? मिर्जा राजा जयसिंह, सॉरी मानसिंह नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, इनके काल में भी इस शैली का क्या हुआ? विकास हुआ। अब इनके काल में जो सर्वाधिक चित्रण हुआ वो किस पर हुआ? तो इनके काल में, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में अजमेर शैली में सर्वाधिक चित्रण हुआ कृष्ण लीलाओं पर। किन पर हुआ? सर्वाधिक चित्रण, सर्वाधिक चित्रण कृष्ण लीलाओं पर हुए। किन पर हुए? कृष्ण लीलाओं पर हुए। और इन्हीं के काल में अजमेर शैली का क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ। इनके काल में अजमेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। यानी मिर्जा राजा जो जयसिंह थे इनके काल में अजमेर शैली का क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ। और इनके काल में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ? कृष्ण लीलाओं का। इनके काल में अजमेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। दोस्तों जो राजा मान सिंह है इनके काल में क्या हुआ? स्वतंत्र विकास हुआ। स्वतंत्र विकास हुआ। और जो मिर्जा राजा जयसिंह है इनके काल में क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ। दोस्तों यही पॉइंट है कुछ ध्यान रखने वाले कि किनके काल में सर्वाधिक विकास हुआ और किनके काल में स्वतंत्र विकास हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह है, इनके काल में जो चित्रित ग्रंथ थे वो थे यशोधरा और रज्जबनामा। और जो मिर्जा राजा जयसिंह है इनके काल में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ? कृष्ण लीलाओं का हुआ। अब जो मिर्जा राजा जयसिंह है इनके काल में अपनी रानी जो चंद्रावती थी उनका, यानी जो चंद्रावती के लिए सतसई का चित्रण किया गया। किसका?
यानी जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, ये मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए सतसई का चित्रण करवाया। यानी जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, इन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए किसका चित्रण करवाया? सतसई का चित्रण करवाया। तो दोस्तों ये थी दो शासक थे, पहला था राजा मान सिंह और दूसरा था मिर्जा राजा जयसिंह। राजा मान सिंह ने के काल में स्वतंत्र विकास हुआ और इसके काल में जो ग्रंथ चित्रित ग्रंथ हुए उनका नाम था यशोधरा और रजतनामा। इसके बाद में जो शासक आए वो आए मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में सर्वाधिक किस पर चित्रण हुआ? कृष्ण लीलाओं पर। और इनके काल में अजमेर शैली का क्या हुआ? सर्वाधिक विकास। इनके काल में अजमेर शैली का क्या हुआ? सर्वाधिक विकास। और इन्होंने अपनी रानी जो चंद्रावती थी उनके लिए सतसई का क्या करवाया? चित्रण करवाया। अब दोस्तों अजमेर शैली में जो चित्रकार हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। अजमेर शैली में चित्रकार कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख चित्रकार अजमेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से थे? कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे? तो प्रमुख चित्रकार थे पहले पुष्पदत्त और दूसरे थे मुन्नालाल। पुष्पदत्त, मुन्नालाल, हुकुमचंद और मुरली। पुष्पदत्त, मुन्नालाल, हुकुमचंद और कौन से थे? मुरली। ये क्या थे? इसके अजमेर शैली के क्या थे? प्रमुख चित्रकार। अब ये पुष्पदत्त था, ये पुष्पदत्त इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो आदि पुराण है इसका क्या चित्रण किया? आदि पुराण का चित्रण किया। आदि पुराण का चित्रण किया। यानी आदि पुराण का क्या किया इन्होंने? पुष्पदत्त ने चित्रण किया। तो ये चित्रकार हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं अजमेर शैली की क्या क्या विशेषता है। तो प्रमुख चित्रकार तो कौन कौन से? पुष्पदत्त, मुन्नालाल, हुकुमचंद और मुरली। पुष्पदत्त, मुन्नालाल और हुकुमचंद और मुरली। दोस्तों कई बार चित्रकारों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है कि चित्र किसने बनवाया। जैसे पूछ लिया आदि पुराण का चित्रण किसने किया था, कौन चित्रकार थे, तो उनका नाम था पुष्पदत्त। ये भी पूछ सकता है कि आदि पुराण का चित्र कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, तो वह अजमेर शैली से चित्र संबंधित। तो इसके बाद हम देखते हैं ये तो क्या हो गया, इसके चित्रकार हो गए। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं है? अजमेर शैली की विशेषताएं। अजमेर शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी इसकी विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम क्या हुआ? ये एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिस पर सर्वप्रथम क्या पड़ा? मुगल प्रभाव पड़ा। इस शैली पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव पड़ा। यानी एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव पड़ा और इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली में प्राकृतिक
रंगों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। यानी इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है और इसी शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्रण बनाए गए हैं। सर्वाधिक भित्ति चित्रण बनाए गए हैं। यानी ये एकमात्र शैली ऐसी है जिसमें सर्वाधिक भित्ति चित्रण बनवाए गए हैं। तो ये अजमेर शैली की क्या रही, ये अजमेर शैली की विशेषता रही। दोस्तों मैंने बताया कि अजमेर शैली में जो मान सिंह हुए, राजा मान सिंह और मेजा राजा जयसिंह, राजा मान सिंह के काल में स्वतंत्र विकास हुआ और मेजा राजा जयसिंह के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। और जो राजा मान सिंह थे उनके काल में 2 ग्रंथ चित्रित हुए, कौन सा, यशोधरा और रज्जमनामा। मेजा जयसिंह थे उनके काल में इस शैली का क्या हुआ, स्वतंत्र विकास यानी सर्वाधिक विकास हुआ। तो इसके बाद में हमने देखा इसके जो प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन से थे। मेजा राजा जयसिंह ने अपनी जो राजनीति चंद्रावती उनके लिए सतसई नामक चित्रण करवाया। अब जो इसके प्रमुख चित्रकार थे उनमें थे एक तो मुरली था, पुष्पदत्ता, मुरली, पुष्पदत्त, मूलचंद और हुकुमचंद, मुरली, पुष्पदत्त, मूलचंद और हुकुमचंद। अब जो पुष्पदत्ता उन्होंने आदि पुराण नामक चित्रण किया। इसके बाद में मैंने देखी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो ये जो अजमेर शैली इस पर सर्वाधिक विकास पड़ा किसका, मुगल प्रभाव। यानी इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, अजमेर शैली पर, किसका, मुगल प्रभाव। मुगल प्रभाव का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो अजमेर शैली पर और सर्वप्रथम पड़ा वो भी अजमेर शैली पर पड़ा। इसके बाद में हमने देखा कि इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है और इसके बाद में हमने देखा कि इस शैली में भित्ति चित्रण सर्वाधिक बनाए गए हैं इस शैली में। अब इसके बाद में देखेंगे हम जयपुर शैली। इसके बाद में देखेंगे हम जयपुर शैली। दोस्तों मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप अपने नोट्स भी बनाओ ताकि आपके पास जो भी कोई कंटेंट हो वो तैयार हो जाए। आपको भी रिवीजन करने के लिए अपना जो मैटर कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद वीडियो देखने के बाद उससे आसानी से रिवीजन कर सको। दोस्तों ये तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इतना डीपली लेके चल रहा हूँ कि शायद ही इसमें से क्वेश्चन बाहर जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कम पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और यही कारण है कि बार बार मैं बोलता हूँ आप नोट्स बनाओ, उसमें आपका ही फायदा होगा। और ये नहीं है कि RS प्री और मेन के हिसाब से मैटर बता रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन प्री में से आते हैं, प्री के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं और मेंस के क्वेश्चन भी इनमें से पुटअप होते हैं। फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का और PSI का ये सब सिलेबस सेम है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे PSI में हिंदी है तो वो अलग मैटर है, और जो फर्स्ट ग्रेड में जो SST का सेकंड पेपर है उसमें 4 मैटर अलग है उन 4 सब्जेक्टों का, जिसमें जो दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन। इसके बाद में एक राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इनकी भी क्लासेस शुरू की जाएगी और जल्दी शुरू की जाएगी। कंप्लीट पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं SST सेकंड पेपर वाले, तो जो पहले के क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखा जाएगा। आने वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त वीडियो को देख सकें और उनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। तो दोस्तों ये अजमेर शैली रही। अब हमने देखी अजमेर शैली, फिर देखे अब देखेंगे जयपुर शैली, फिर देखेंगे हम कौन सी, अजमेर शैली, जयपुर शैली के बाद में देखेंगे अलवर शैली, शेखावाटी शैली और फिर मुनियारा शैली। तो हम देखेंगे जयपुर शैली। हमने अजमेर शैली कंप्लीट कर ली। अब देखेंगे हम जयपुर शैली। जयपुर शैली जयपुर शैली। अब जयपुर शैली के बारे में देखते हैं क्या है।
जयपुर शैली। दोस्तों ये शैली ऐसी है जिसमें कितने राजा हुए, 5 राजा हुए, यानी ये सर्वाधिक शासकों वाली शैली है और इसमें विस्तार भी बहुत हुआ। तो इस शैली में कितने राजा हुए, 5 राजा हुए। जयपुर शैली में 5 राजा हुए। कितने हुए, 5 राजा हुए। अब कौन कौन से राजा थे वो, उनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के काल में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या, कौन कौन से चित्रकार थे और कौन से चित्रित हुए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जयपुर चित्रशैली का जो प्रारंभ हुआ वो इन्हीं के काल में हुआ। जयपुर चित्रशैली का प्रारंभ इनके काल में हुआ। जयपुर चित्रशैली का प्रारंभ इन्हीं के काल में हुआ और इनके काल में जयपुर में सूरत खाना का निर्माण हुआ। इनके काल में ही जयपुर में जो चित्रकला था उसका जो सूरत खाना था उनका उसका निर्माण हुआ। इनके काल में जयपुर में सूरत खाना का निर्माण हुआ। यानी जो सवाई जयसिंह थे इनके काल में चित्रशैली का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ और इनके काल में जो सूरत खाना था उसका निर्माण हुआ। दोस्तों ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इनके किनके काल में सूरत खाना का निर्माण हुआ, तो सवाई जयसिंह के काल में। कौन सी चित्रशैली से संबंधित है सूरत खाना, तो जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों हमने जयपुर की चित्रशैली स्टार्ट की थी, हमने पढ़ा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के बाद में पढ़ेंगे हम सवाई ईश्वरी सिंह। लेकिन उससे पहले सवाई जयसिंह के काल में क्या हुआ, जयपुर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ और इनके काल में जो जयपुर में सूरत खाना का निर्माण हुआ। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह। अब सवाई ईश्वरी सिंह के काल में क्या क्या हुआ, जयपुर शैली में कौन कौन से चित्रकार थे, तो इनके काल में जो प्रमुख चित्रकार अब प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, तो प्रमुख चित्रकार थे साहिब राम। मैंने बताया था आपको उदयपुर शैली में साहिबदीन वो अलग था और जयपुर शैली में पढ़ा रहा हूँ साहिब राम ये अलग है। तो इनके काल में जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें से पहला था साहिब राम। यानी प्रमुख चित्रकार में पहला कौन था, साहिब राम। अब साहिब राम ने किनका चित्रण किया, तो साहिब राम ने महाराजा ईश्वर सिंह के आदमगढ़ का चित्रण किया। साहिब राम ने यानी इसने महाराजा ईश्वरी सिंह के आदमकद का चित्रण किया। यानी साहिब राम ने सवाई राजा जो ईश्वरी सिंह थे, महाराजा ईश्वरी सिंह के आदमकद का क्या किया, चित्रण किया। आदमकद का चित्रण किया यानी चित्रण बनाया। इसके बाद में जो सिटी पैलेस जयपुर है, यानी जयपुर में जो सिटी पैलेस है उसमें ये चित्र, कौन सा चित्र जो साहिब राम ने बनाया था, ये आज भी उपलब्ध है।
यानी ये कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। अब इसके बाद में और कौन से चित्रकार हुए? तो इसके बाद में हुआ चित्रकार लालचंद। कौन हुआ? लालचंद। यह लिख देता हूँ दोस्तों, लालचंद, लालचंद ये चित्रकार हुआ। अब लालचंद ने क्या क्या किया? तो लालचंद ने पशुओं की लड़ाई, लालचंद ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। इन पशुओं की लड़ाई के, ये पशु लड़ते हैं ना, उस टाइम में लड़ते हुए का चित्रण किसने किया? लालचंद ने। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। किसने बनाए पशुओं की लड़ाई के चित्र? लालचंद ने बनाए। इसके बाद में आता है कौन सा शासक? सवाई माधो सिंह फर्स्ट। कौन सा आता है? सवाई माधो सिंह फर्स्ट। दोस्तों ध्यान रखना, ये साहिब राम और लालचंद ये दो जो चित्रकार है किसके काल में आए? सवाई ईश्वर सिंह के काल में। साहिब राम ने क्या किया? तो साहिब राम ने ईश्वर सिंह का क्या बनाया? आदमकद चित्रण, जो कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस में रखा हुआ है। इसके बाद में लालचंद हुए, लालचंद ने पशुओं की लड़ाई के क्या बनाए? चित्र बनाए। अब इसके बाद में आते हैं महाराजा माधो सिंह फर्स्ट। यानी तीसरे नंबर के कौन शासन आएंगे? महाराजा माधो सिंह फर्स्ट। पहला देख लिया हमने सवाई जय सिंह, दूसरा देख लिया हमने महाराजा ईश्वर सिंह, इसके बाद में देखेंगे हम महाराजा माधो सिंह फर्स्ट। तीसरे नंबर का कौन सा शासक आएगा? महाराजा माधो सिंह फर्स्ट। या सवाई माधो सिंह फर्स्ट, सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ये कौन से नंबर का शासक है? तीसरे नंबर का। अब इनके काल में क्या हुआ? जयपुर शैली में, तो जयपुर शैली में इनके काल में क्या हुआ? तो जयपुर शैली में जो पुंडरीक हवेली है उसमें क्या हुआ? भित्ति चित्रण का निर्माण हुआ। किनके काल में? सवाई माधो सिंह फर्स्ट के काल में। तो इनके काल में, इनके काल में पुंडरीक हवेली, पुंडरीक हवेली, पुंडरीक हवेली जो कहाँ है? जयपुर में, जयपुर में है ये पुंडरीक हवेली। ध्यान रखना, पुंडरीक हवेली कहाँ है? जयपुर में। तो पुंडरीक हवेली पर भित्ति चित्रण करवाया गया, में भित्ति चित्रण करवाया गया। किनके काल में? सवाई माधो सिंह फर्स्ट के काल में क्या हुआ? पुंडरीक हवेली पर जयपुर में जो स्थित है उनमें क्या करवाया? भित्ति चित्रण करवाए गए। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण करवाया गया। अब इनके बाद में आता है सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, इनके काल में क्या हुआ? जयपुर शैली में। तो सवाई प्रताप सिंह के काल में क्या हुआ? एक तो सर्वाधिक विकास हुआ किसका? जयपुर शैली का। सर्वाधिक विकास हुआ किसका हुआ? इस शैली का। किसका? जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ किसके काल में? सवाई प्रताप सिंह के काल में। इसके बाद इस शैली में क्या हुआ? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। और ये जयपुर शैली का स्वर्ण काल भी सवाई प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। तो जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है।
दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि किनके काल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सवाई प्रताप के काल को, इसमें एक ऑप्शन हो रहा था सवाई राम सिंह सेकंड, तो उनके काल को नहीं कहा जाता। सवाई प्रताप सिंह के काल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम सवाई, दोस्तों याद रखना है तो सर्वाधिक विकास और जयपुर शैली का स्वर्ण काल, ये दो याद रखना किन काल को कहा जाता है, सवाई प्रताप सिंह के काल को। अभी इसके बाद में पढ़ेंगे हम सवाई राम सिंह सेकंड। पांचवा शासक कौन सा था, सवाई राम सिंह सेकंड। दोस्तों चार तो पढ़ लिए हमने, अभी 5वें नंबर का शासक है कौन सा, सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड। अब इनके काल में क्या क्या हुआ जयपुर चित्रशैली में, तो वो देखेंगे हम। तो इनके काल में एक तो मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया गया, कहा, जयपुर में। इनके काल में जयपुर में मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया गया, का निर्माण करवाया गया। किनके काल में करवाया गया, मदरसा ए हुनरी, किनके काल में, राम सिंह सेकंड के काल में। अब मदरसा ए हुनरी थी, तो इनका जो वर्तमान नाम क्या है, तो मदरसा ए हुनरी का वर्तमान में नाम है वो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। यानी इनका नाम क्या रखा गया, मदरसा ए हुनरी का नाम, इसका नाम रखा गया महाराजा, वर्तमान नाम या नाम महाराजा, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट रखा गया, रखा गया। तो दोस्तों ये हुए हमारे जो शासक थे जयपुर शैली में, कौन कौन से आए, एक तो जय सिंह आया, फिर उसके बाद में आया सवाई जय सिंह आए, फिर आए ईश्वर सिंह आए, फिर उसके बाद में आए माधो सिंह फर्स्ट आए, फिर आए सवाई प्रताप सिंह और फिर सवाई राम सिंह सेकंड। तो दोस्तों जो सवाई प्रताप सिंह है उनके काल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है और सर्वाधिक विकास भी उनके काल में हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, चित्रकार कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, एक तो मैंने पहले बताया था आपको, एक तो साहिबदीन, साहिब राम और एक लालचंद। एक तो कौन है, साहिब राम, साहिब राम जिन्होंने क्या किया था, ईश्वर सिंह था उनका क्या आदमकद का चित्रण करवाया, और दूसरा था लालचंद, लालचंद, ये लालचंद ने क्या किया था, पशुओं की लड़ाइयों का चित्र बनवाया था। अब इसके बाद में चिमना हुक्मा, चिमना हुक्मा, चिमना हुक्मा, गोपाल निरंजन राम सेवक, गोपाल निरंजन राम सेवक, गोपाल निरंजन राम सेवक, कुशला,
कुशला, साहिब राम लिखवा दिया मैंने, साहिब राम लालचंद और मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। तो कौन कौन से चित्रकार हुए? साहिब राम, लालचंद, चिमना, हुक्मा, गोपाल, निरंजन, रामसेव, कुशला और मोहम्मद शाह। तो ये प्रमुख चित्रकार हुए किसके? जयपुर शैली के। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं? जयपुर शैली की विशेषताएं, जयपुर शैली की विशेषताएं, ये प्रमुख चित्रकार बता दिए मैंने। साहिब राम, लालचंद, चिमना, हुक्मा, गोपाल, निरंजन, रामसेव, कुशला और मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इनमें से ये तीन चार हैं, चिमना और राम सेवक, मोहम्मद शाह, कुशला, तो इनको याद रखना है। इसके बाद में देखते हैं जयपुर शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। जयपुर शैली की विशेषताएं, विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं जयपुर शैली की? तो जयपुर शैली की विशेषताएं, इनका प्रमुख रंग कौन कौन सा है? प्रमुख रंग जो मैंने बताया था, हाशियों पर गहरा लाल प्रमुख रंग। प्रमुख रंग कौन कौन से हैं? तो इनका प्रमुख रंग है लाल, हरा, पीला और केसरिया। लाल तो है ही, गहरा लाल, लेकिन उसके साथ लाल, लाल तो है ही, लाल, हरा, पीला और केसरिया, केसरिया, ये इसके क्या है? प्रमुख रंग है। इसके बाद देखते हैं हम जो हाशियों पर मैंने बताया था दोस्तों, हाशियों पर किसका, कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? तो हाशियों पर गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हाशिए पर गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हाशिए पर गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो मैंने बताया था ना, हांसी, हांसी का मतलब ये होता है, देखो ये हांसी है, ये तो गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है इन हांसियों पर जयपुर शैली में। इसके बाद देखते हैं और क्या विशेषता है इसकी। तो इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष तो पीपल और बरगद, पीपल और बरगद, ये क्या है इसके प्रमुख वृक्ष है। अब प्रमुख प्रमुख पशु कौन सा है? प्रमुख पशु, प्रमुख पशु है अश्व। कौन सा है? अश्व, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा, ये क्या है इसका प्रमुख पशु। अब इसके बाद में देखते हैं इसका प्रमुख पक्षी कौन सा है? प्रमुख पक्षी मोर। कौन सा है? मोर। प्रमुख पक्षी कौन सा है? मोर। ये क्या है? जयपुर शैली के प्रमुख वृक्ष, पशु और पक्षी। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसमें क्या क्या किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जयपुर शैली, इसमें कुरान पढ़ती हुई, कुरान पढ़ती हुई शहजादी और फकीर, कुरान पढ़ती हुई शहजादी और फकीर को भिक्षा देती हुई का चित्रण किया गया है। इसमें इसमें कुरान पढ़ती हुई, नीचे लिख लो, इसमें कुरान पढ़ती हुई शहजादी, कुरान पढ़ती हुई शहजादी शादी और भिक्षा देती हुई का चित्रण किया गया है। भिक्षा, फकीर को, फकीर को
भिक्षा, भिक्षा देते हैं ना भी, भिक्षा दान, भिक्षा देती हुई का चित्रण, चित्रण चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये इसकी विशेषता है क्या, जयपुर शैली की। एक प्रमुख रंग हरा, लाल, हरा, पीला, केसरिया और हाशिए पर गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और प्रमुख वृक्ष पीपल और बरगद है। प्रमुख पशु घोड़ा है, पक्षी मोर है। और इसमें क्या विशेषता बताई गई कि कुरान पढ़ती हुई शहजादी उसका चित्रण और साथ ही फकीर को भिक्षा देती हुई का चित्रण किया गया है। अब ध्यान रखना, ये मोर तो किसका है, ये मोर, मोर पक्षी है किसका, जयपुर शैली का। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वर्षा में नाचता हुआ मोर ये बूंदी शैली का पक्षी है। मोर तो जयपुर शैली का है, लेकिन वर्षा में नाचता हुआ मोर ये किसका है, ये बूंदी शैली का पक्षी है। उसके बाद में देखते हैं हम कि और क्या क्या विशेषता है इसकी। तो जो मेन विशेषता थी वो मैंने लिखवा दी, जो भी मुख्य विशेषता थी वो मैंने लिखवा दी। रंग लिखवा दिया, वृक्ष लिखवा दिया, पशु लिखवा दिया, पक्षी लिखवा दिया और कुरान पढ़ते हुए महिला का शहजादी का चित्रण और फकीर को भिक्षा देते हुए चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये इसकी क्या आती है, प्रमुख विशेषता किसकी, जयपुर शैली की। अब इसके बाद में देखेंगे हम कौन सी शैली, अलवर शैली। कौन सी शैली, अलवर शैली, अलवर शैली। इसके बाद में देखेंगे हम अलवर शैली, उसमें क्या क्या विशेषताएं है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। इसकी एक विशेषता और है कि इसमें नायिका का चित्रण रूप गर्विता के रूप में किया गया है। नायिका, नायिका का चित्रण रूप गर्विता के रूप में किया गया, किसमें किया गया है, नायिका का चित्रण रूप गर्विता के रूप में। अब दोस्तों मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो विप्रलब्धा के रूप में किसका चित्रण किया गया है, उदयपुर शैली में नायिका का चित्रण। और जो वासक सज्जा के रूप में बीकानेर शैली में, और दासी नाथद्वारा में, और आरूढ़ कोटा शैली में। तो मैंने बता दिया, जैसे जैसे शैली बढ़ा रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ मैं। तो जयपुर शैली में जो नायिका का चित्रण वो किसके रूप में हुआ है, रूप गर्विता के रूप में हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे हम अलवर शैली। अलवर शैली दूसरी कौन सी है, अलवर शैली। अलवर शैली, अलवर शैली में क्या क्या दे रखा है दोस्तों। तो जैसे हमने जयपुर शैली की चर्चा की, जैसे जयपुर शैली को पढ़ा उसी प्रकार हम अलवर शैली को पढ़ेंगे। तो अलवर शैली में जो राजा हुए कौन कौन से हुए, किसके काल में इसका विकास हुआ, और कौन से किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें जो पहले महाराजा हुए वो हुए महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह, अब इनके काल में क्या हुआ, तो इनके काल में अलवर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। अलवर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ किनके काल में, महाराजा प्रताप सिंह के काल में। अब इसके बाद में आए महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह। इनके काल में क्या क्या हुआ, अलवर शैली में महाराजा विनय सिंह के काल में एक तो सर्वाधिक विकास हुआ, और इनके काल को क्या कहा जाता है, अलवर शैली का स्वर्ण काल। इनके काल को, महाराजा विनय सिंह के काल को, इनके काल को इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अलवर शैली का
स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी इनके काल को अलवर से लिखा स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इनके काल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए? प्रमुख चित्रकार, प्रमुख कौन कौन से हुए प्रमुख चित्रकार? तो दोस्तों इनके काल में जो प्रमुख चित्रकार हुए वो कौन कौन से हुए? इनके काल में प्रमुख चित्रकार हुए वो कौन से हुए? बलदेव, गुलाम अली। कौन कौन से हुए? बलदेव, गुलाम अली, ये इनके काल में क्या हुआ? प्रमुख चित्रकार। दोस्तों हम जो चित्रकला का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट आरएस के सिलेबस के हिसाब से, आरएस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के साथ पीएसआई सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पूरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। बस आप ध्यान से पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और उसके साथ ही रिवीजन करते रहें, तब तो आपको फायदा होगा दोस्तों, ये कंफर्म है। बार बार रिवीजन करोगे तो फायदा होगा ही होगा, आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक मजबूत होगा। कोई से भी टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको हल कर सकते हो। तो इनके काल में जो प्रमुख चित्रकार हुए वो कौन कौन से हुए? तो वो हुए बलदेव, बलदेव और गुलाम अली। बलदेव और गुलाम अली, गुलाम अली, ये दो चित्रकार हुए इनके काल में। अब इन चित्रकार द्वारा क्या क्या, कौन कौन से चित्र बनाए गए, कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई, वो भी देख लेते हैं हम। तो इनके द्वारा शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पर पांडुलिपि का चित्रण किया गया, यानी शेख सादी, शेख सादी की पुस्तक कौन सी? गुलिस्ता, गुलिस्ता पर किसका चित्रण हुआ? पांडुलिपि का चित्रण किया गया। किसका? पांडुलिपि का चित्रण, पांडुलिपि का चित्रण किया गया। किनके काल में? महाराजा विनय सिंह के काल में। इनके काल में पांडुलिपि का चित्रण किया गया, जिसमें जो स्याही का प्रयोग किया गया, यानी जो गुलिस्ता पर जो पांडुलिपि का चित्रण हुआ उसमें जवाहराती स्याही, मतलब जवाहरात पर जो अंकित करते हैं ना चित्र, तो वो स्याही काम में ली जाती है जवाहरात पर, उसी स्याही का प्रयोग इस पर किया गया। यानी पूछ ले किस्म में कि पांडुलिपि पर कौन सी स्याही का प्रयोग किया गया, तो जवाहराती स्याही का प्रयोग किया गया। यहाँ लिख देता हूं मैं, जवाहराती स्याही का प्रयोग किया गया। किस पर? गुलिस्ता पर जो पांडुलिपि का चित्रण हुआ उस पर जवाहराती स्याही का प्रयोग किया गया। दोस्तों अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन सा राजा आता है। तो तीसरे नंबर का राजा है वो है शिवदान सिंह, महाराजा शिवदान सिंह। महाराजा शिवदान सिंह, तीसरा शासक कौन था इस शैली में, अलवर शैली में? महाराजा शिवदान सिंह। महाराजा शिवदान सिंह, ये तीसरे प्रमुख क्या थे? शासक। कौन सी शैली में? अलवर शैली में। अब इनके काल में क्या क्या हुआ? तो इनके काल में जो चित्र हुए वो किस पर हुए? कामशास्त्र पर। इनके काल में काम शास्त्र पर चित्र बनाए गए। कामशास्त्र पर चित्र
बनाए गए। और इनके काल में प्रमुख चित्रकार कौन था? तो मूलचंद। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि मूलचंद किनके काल में आ सकता है, और आया भी है। मूलचंद के बारे में पूछा भी है कि किनके काल में वो चित्रकार थे। तो प्रमुख चित्रकार, चित्रकार प्रमुख चित्रकार कौन थे? मूलचंद। इनके बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है पहले, देखना कभी। प्रमुख चित्रकार कौन थे? मूलचंद। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो मूलचंद किनके काल में और कौन से शैली से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया है। और एक आया हाथी दांत पर चित्र किसने बनाए? तो इन्होंने क्या किया? हाथी दांत पर चित्र बनाए। हाथी दांत पर चित्र बनाए। किसने बनाए? मूलचंद ने। किस पर बनाए? हाथी दांत पर चित्र बनाए। तो ये था जो 3 शासक हुए अलवर शैली में। कौन कौन से हुए? प्रताप सिंह हुए, विनय सिंह हुए और शिवदान सिंह हुए। अलवर शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसको कहते हैं? विनय सिंह के काल को कहा जाता है। और जो मूलचंद हुए वो किनके काल में चित्रकार थे? तो शिवदान सिंह के काल में चित्रकार थे। हाथी दांत पर चित्र किसने बनाए? तो मूलचंद ने बनाए। और गुलिस्ता पर पांडुलिपि चित्र किनके काल में बनाए गए? तो बनाए गए किसने? विनय सिंह के काल में। विनय सिंह के काल में। कौन सी स्याही का प्रयोग किया गया? तो जवाहराती स्याही का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद में देखते हैं अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार, अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से प्रमुख चित्रकार अलवर शैली के? तो अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार है, एक तो बलदेव गुलाम अली, जो मैंने पढ़ा था, बलदेव गुलाम अली, बलदेव गुलाम अली, गुलाम अली, बलदेव गुलाम अली, मूलचंद छोटेलाल जमनादास, मूलचंद छोटेलाल जमनादास, मूलचंद छोटेलाल जमनादास, मूलचंद छोटेलाल जमनादास, शालिग्राम नंदलाल, शालिग्राम नंदलाल, शालिग्राम नंदलाल, नंदलाल को क्या बोलते हैं? नंदराज ही बोलते हैं, नंदराज, इसे नंदराज ही बोलते हैं। इसके बाद नानकराम डालचंद, नानकराम डालचंद। दोस्तों सबसे ज्यादा चित्रकार इसी शैली में हुए हैं, डालचंद, जगमोहन, बुद्धराम, जगमोहन बुद्धराम। दोस्तों ये क्या हुई? चित्रशैली की अलवर चित्रशैली के क्या हुए? ये प्रमुख चित्रकार हुए। कौन कौन से हुए? बलदेव गुलाम अली, मूलचंद छोटेलाल जमनादास, शालिग्राम नंदलाल, नंदराज। ये क्या हुए? नानाग्राम डालचंद, जगमोहन बुद्धराम। ये क्या हुए? इसके प्रमुख चित्रकार हुए। अब इसके बाद में देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी किसकी अलवर शैली की विशेषताएं, अलवर शैली की विशेषताएं, अलवर शैली की विशेषताएं। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं,
अलवर शैली की विशेषताएं, क्या विशेषताएं है? तो इसका प्रमुख रंग कौन सा है? हरा। प्रमुख रंग हरा। कौन सा है प्रमुख रंग? हरा। और इसके बाद देखते हैं हम इसके प्रमुख वृक्ष कौन सा है? पीपल। पीपल। अब जी हरा रंग है, इसमें क्या किसका प्रयोग किया गया है? एक तो उज्जवल और चिकने रंगों का प्रयोग। किसका? उज्जवल और चिकने रंगों का प्रयोग। उज्जवल और चिकने रंगों का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद में प्रमुख वृक्ष देख लिया हमने, पीपल है। अब इसके बाद में देखते हैं इसके क्या क्या प्रभाव रहे, यानी कि इस शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? प्रभाव किसका पड़ा इसका प्रभाव? तो इस पर मुगल, ईरानी और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल, ईरानी और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। किस पर? अजमेर शैली पर। किस किसका? मुगल, ईरानी और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। अब इसके बाद में जो चौथी है वो है, क्या विशेषता इसकी? चौथी विशेषता क्या है? एक, दो, तीन तो देख ली हमने। अब फोर्थ नंबर की क्या विशेषता है इसमें? तो इसमें वेश्या और गणिका का चित्र हुआ है। वेश्या वेश्या और गणिका का चित्रण। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वेश्या और गणिका का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? तो ये अलवर शैली में हुआ है। इसके बाद में है इसमें लघु चित्र बनाए गए हैं। लघु चित्र यानी छोटे लघु चित्र बनाए गए हैं। इसमें लघु चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद में इसमें सर्वाधिक वसलों का चित्रण हुआ है, यानी सर्वाधिक बॉर्डर बताया ना मैंने, जो हाशिए पर मतलब बेल बूटे का चित्रण हुआ है। इसमें हाशिए पर बेल बूटे का बेल बूटी यानी बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये रही अलवर शैली की क्या विशेषता है, कौन कौन सी है? प्रमुख रंग हरा है जिसमें उज्जवल और चिकने रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख वृक्ष पीपल है। प्रमुख वृक्ष पीपल है और प्रमुख वृक्ष पीपल है। ऐसे प्रभाव किसका पड़ा? तो मुगल, ईरानी और जयपुर शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद में इसमें वेश्या और गणिका का चित्रण किया गया, लघु चित्र बनाए गए और हाशिए पर बेलबूटी बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी अलवर शैली। तो डुंडाट शैली में हमने जयपुर शैली देखी, इसके बाद में हमने अलवर शैली देख ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों शेखावाटी शैली। दोस्तों मैंने जो चित्रकला का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें लगभग हम अब समाप्ति की ओर हैं। कुछ शैलियाँ जैसे डुंडाट पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे शेखावाटी पढ़ेंगे इसमें, और इसमें हम पढ़ेंगे शेखावाटी। शेखावाटी के बाद में पढ़ेंगे इसमें जो शैली है अपनी, और कौन सी रह गई? इसमें शेखावाटी रह गई। शेखावाटी के बाद में अलवर पढ़ ली, जयपुर पढ़ ली, शेखावाटी पढ़ ली। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों उनियारा शैली। एक उनियारा शैली हमारी बाकी है तो वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में हमारा जो चित्रकला का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट होने की ओर है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हार्डोती चित्रशैली, और हार्डोती चित्रशैली के बाद हमारा जो चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका
दिन दिन शुभ रहे, आपकी जो पढ़ाई है वो चलती रहे, आपका लक्ष्य जो आप बना रखे हो उस तक आप पहुँचे। और दोस्तों खूब मेहनत करो, जी भर के मेहनत करो, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच सको। दोस्तों बार-बार रिवीजन करोगे, बार-बार रिवीजन करोगे तो ऐसे कंप्लीट हो जाएँगे आपके सारे टॉपिक। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो याद नहीं होगा। दोस्तों बार-बार रिवीजन करने पर सारे जो भी टॉपिक है ऐसे कंप्लीट हो जाएँगे आपके, तो उनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपका धन्यवाद। आर के भाई क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कल, जिसमें हम जो चित्रकला का टॉपिक है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।